हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज 11th वीडियो लेक्चर फॉर द चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू सी द फाइनल एक्सरसाइज विच इज miscellaneous एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 3x। एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में हो एंड 3x जब x की वैल्यू 3 से 10 के बीच में हो एंड सिमिलरली g of x is a function. Again, what we need to prove or what we need to show here that f is a function and g is not a function. Okay, f function है और g function नहीं है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? वैसे कोई चीज़ फंक्शन है या नहीं वो प्रूव करने के लिए मुझे डेफिनेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि भी फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ यू हैव यूनिक इमेज, अगर एक ही इमेज है देन इट इज़ अ फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे एफ है ना, एफ वहाँ पे वही बन रहा है। देखो पहले मैं ऊपर की कंडीशन को लेके दिखाता हूँ। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 3, है ना, 0 से लेके 3। अब 3 में फ़िलहाल नहीं ले रहा हूँ, चलो 3 क्योंकि 3 दोनों में है, ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो फिलहाल मैं 0 से 3 ओपन इंटरवल रख रहा हूँ। तो फिक्स है कि x बिलोंग्स टू 0 to 3 के लिए f of x क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर इज अ यूनिक क्वांटिटी, है ना, इज अ यूनिक इमेज और विल गिव यूनिक इमेज, है ना, विल गिव यूनिक इमेज। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में हो तो f of x सिंगल सा एक ही फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और वो हमेशा ही यूनिक इमेज देगा। डेफिनेटली अगर x की अलग अलग वैल्यू लूँगा मैं तो डेफिनेटली सभी x के लिए अलग अलग इमेजेस मिलेगी मुझे, है ना। सो फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 3 f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल गिव यूनिक इमेज। हाँ, फिर अगर x बिलोंग्स टू 3 से 10 हो, अगर x की वैल्यू 3 से 10 के बीच में हो, अगेन मैंने 3 नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि 3 तो दोनों में है ना, तो फिर मैं दोनों में अलग से चेक करूंगा। मैंने केस 1 क्या ले लिया कि 0 से 3 के बीच में, 3 से 10 के बीच में, यहाँ पे 3 बाकी रख दिया, बाकी सब कुछ ले लिया, 0 भी इंक्लूड कर लिया, 10 भी इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, है ना। तो 3 से 10 के बीच में सभी नंबर एंड 10 भी, ये सभी नंबर के लिए फिक्स है कि f of x 3x ही होगा। एंड अगेन अगर x की अलग अलग वैल्यू में रखूँगा 3 से 10 के बीच की कोई भी यहाँ पे, देन इट विल अगेन गिव यूनिक इमेज, है ना। तो ये डेफिनेटली x इक्वल टू 0 से 3 एंड 3 से 10 तक तो यूनिक इमेज दे रहा है, मतलब फंक्शन है। एंड अगेन x इक्वल टू 3 के लिए क्या है, देखो फॉर x इक्वल टू 3 मेरे पास f of x एक्स स्क्वायर भी है या फिर 3x है, दोनों है, दोनों में से कोई भी हो सकती है ना, दोनों में से कोई भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर भी हो सकती है या फिर 3x भी हो सकती है। तो क्या ये दोनों में सिमिलर आंसर दे रहा है? अगर सिमिलर आंसर दे रहा है मतलब यूनिक आंसर दे रहा है, सी फंक्शन बनाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर x की वैल्यू रखने पे फंक्शन यूनिक आंसर देना चाहिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखने पे दोनों में से अगर कोई भी मैं रखूँ हमेशा ही सिमिलर आंसर देगा तो वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है ना। अगर x इक्वल टू 3 रख दिया, अगर मैंने x इक्वल टू 3 रख दिया और यहाँ पे मुझे सिमिलर यूनिक आंसर मिला तो ही वो फंक्शन है। मैंने क्या बताया था, अगर x इक्वल टू 3 रखने पे अलग अलग आंसर मिल रहा है तो वो फंक्शन नहीं है ना। एक पर्टिकुलर स्टेशन से अगर 2 बस निकल गई तो वो फंक्शन है नहीं, है ना। यूनिक बस निकलनी चाहिए, यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे f of 3 फाइंड करने की कोशिश की, तो f of 3 यहाँ पे क्या आ गया भाई, 3 स्क्वायर विच इज़ 9, और यहाँ पे भी f of 3 क्या आ गया भाई, 3 into 3 विच इज़ 9। सो व्हाट आई कैन से, फॉर x इक्वल टू 3 f of x इज ऑलवेज 9, है ना। फॉर x इक्वल टू 3 f of x इज इक्वल टू 9 इज अ यूनिक इमेज। Hence what we can say, hence we can say that for x belongs to 0 से लेके 10 तक f of x will give unique image, so f is a function, f फंक्शन है, बस ये प्रूव हो गया। सिमिलरली मुझे g को प्रूव करना पड़ेगा इसी तरीके से, और वहाँ पे g में फंक्शन नहीं है ऐसा प्रूव हो रहा है ना, तो वहाँ पे g में मेरे ख्याल से यहाँ पे ही कहीं पे लोचा होगा, है ना, यहाँ पे ही कहीं पे g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में अलग अलग आएगी।
हैंस वी कैन से दैट x इक्वल टू, समझ लो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के लिए यहाँ पे कुछ अलग आ रही और यहाँ पे कुछ अलग आ रही है, तो 2 के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रही है, मतलब यूनिक इमेज नहीं आ रही है, हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो वो हमको g के लिए प्रूव करना है ना। ओके, सो फॉर फंक्शन g, मतलब फॉर पर्टिकुलर ये g एक्सप्रेशन के लिए मुझे फंक्शन नहीं है वो प्रूव करना है। तो अगेन मैंने 0 से 2 के लिए मैंने बातें की पहले, तो 0 से 2 के लिए f(x)² है एंड इट विल अगेन गिव यूनिक इमेज, क्योंकि ये 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लूँगा यहाँ पे, इट विल ऑलवेज गिव डिफरेंट आंसर विच इज़ अगेन यूनिक फॉर दैट पर्टिकुलर x। एंड 2 से लेके 10 तक अगर कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख देता हूँ, मुझे अलग अलग यूनिक इमेज मिलती जाएगी सभी x की। एंड अगेन इफ़ आई एम पुटिंग x इक्वल टू 2, फॉर x इक्वल टू 2 f(x)² भी हो सकता है, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए x² भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, तो उसके लिए भी अगर सिंगल आंसर है तो ठीक है, तो फंक्शन है। बट यहाँ पे क्या है कि f(2) मैं इस तरफ से फाइंड करूँगा तो 4 हो जाएगा, और इस तरफ से मैं f(2) फाइंड करूँगा तो 3 × 6। तो हियर व्हाट वी कैन से, फॉर x इक्वल टू 2 f(x) विल नॉट गिव यूनिक इमेज, है ना, वो यूनिक इमेज नहीं दे रहा है। So g is not a function, है ना। और यहाँ पे मैंने मिस्टेक कहाँ पे की भाई, छोटी मोटी, ये f नहीं है, ये g है। g फंक्शन के बारे में बातें हो रही है भाई, किसके बारे में, g के बारे में। तो जहाँ जहाँ पे मैंने f लिख दिया है वो सभी जगह g लिख देना, ये g के लिए बातें हो रही है भाई, फंक्शन g के लिए, ठीक है। g हो f हो, बस सिंबल यहाँ पे ऊपर दे दिया g, मतलब हमको आगे सभी जगह g ही यूज़ करना है। और यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही दे दिया g फंक्शन, सो वी नीड टू यूज़ g फंक्शन फॉर ईच एंड एवरी डिटेल्ड। यहाँ पे डिटेल जहाँ पे लिखी है वो सभी जगह पे g ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली प्रूव वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। f(x) इक्वल टू x², देन फाइंड दिस वन। ओके, ये तो सिंपल सा है, x की जगह पहले 1.1 रखो, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। 1.1 का स्क्वायर क्या होगा, 1.21। फिर f(1) की वैल्यू, ये सभी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद x की जगह 1 रखने पे आंसर 1, है ना। नाउ लेट अस पुट इट हियर, f(1.1) माइनस f(1) डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1 इक्वल टू f(1.1) की वैल्यू है 1.21 माइनस f(1) इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1 मतलब 0.1। सो फाइनली 1.21 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 0.21 डिवाइडेड बाई 0.10 विच इज़ 21/10, दैट इज़ 2.1, दैट इज़ योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू, ये रेशनल फंक्शन है, और मेरे ख्याल से मैंने एग्जाम्पल में, मिसलिनियस एग्जाम्पल में ही बातें की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि जब भी फंक्शन रेशनल हो तो उसका डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है। तो बस क्या करो कि डिनोमिनेटर को 0 कर दो पहले, x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 2 जा 12 है ना, -6 -2, यस, 6 2 जा 12, -6 -2 -8 और मल्टीप्लिकेशन +12। ओके, सो x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 12, 6 एंड 2। सो फाइनली डोमेन क्या होगा, तो डोमेन जो होगा ना, वो मैंने क्या बताया था आपको, डोमेन होगा R में से ये दोनों वैल्यू निकाल दो, बस यही डोमेन है ना। जब भी आपको रैशनल फंक्शन का डोमेन फाइंड करना हो, ऑलवेज पुट 0 फॉर द डिनोमिनेटर, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड जस्ट subtract it from R, वही आपका डोमेन होगा, that's all। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू √x-1। अच्छा, इसमें डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड करनी है, तो वैसे भी थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि भाई डोमेन जब भी फाइंड करना हो तो डोमेन होता क्या है, x की वो वाली वैल्यू, वो वाली परमिटेबल वैल्यू फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड, और ये फंक्शन हमेशा ही आंसर दे वो वाली x की वैल्यू। तो ये फंक्शन आंसर कब देगा भाई, हम पहले डोमेन फाइंड कर रहे हैं, बराबर। तो अगर मुझे √(x-1) को डिफाइन करना है, अगर इसको मुझे डिफाइन करना है, तो अंडर रूट के अंदर का जो भी है उसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0 या फिर 0 से बड़ा, हमेशा ही। अगर 0 से छोटी कोई भी वैल्यू हुई इसकी,
तो ये हमेशा ही अंडर रूट के अंदर जो भी है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड हैंस वो आंसर नहीं देगा। तो अगर इसको आंसर देना है तो ये x माइनस वन की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहनी चाहिए बस। तो 1 को उस तरफ लेके जाओ, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बस x की जो वैल्यू हुई, x की जो भी परमिटेबल वैल्यू हुई वही हमारा डोमेन होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 1 से बड़ी। तो फाइनली डोमेन df, डोमेन ऑफ f है ना, डोमेन ऑफ f इज अ फंक्शन। सो df इज इक्वल टू, df क्या होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट है ना, 1 लेना है, हाँ लेना है, ठीक है। अब सिमिलरली रेंज फाइंड करते हैं। अब रेंज फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप जब भी कोई फंक्शन की रेंज फाइंड करो ना, तो पहले देखो कि x जो है, वेरिएबल वाला टर्म जो है वो सिंगल जगह पे है कि नहीं। तो अगर मिल जाता है सिंगल जगह पे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे x है, वो एक जगह पे है, हाँ है, तो वो उसकी रेंज क्या है, मतलब उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से इन्फाइनाइट तक है, x इज बिलोंग्स टू 1 से इन्फाइनाइट है ना। तो अगर x 1 से बड़ा है तो x माइनस वन कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, इसमें से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे ये मुझे क्रिएट करना है भाई, ये मुझे कम्प्लीटली क्रिएट करना है, वो आपको याद रखना है भाई, याद रखो। तो x माइनस वन मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें दोनों में, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, इन्फाइनाइट में से 1 निकाल दोगे तो इन्फाइनाइट में से कुछ निकाल दोगे तो ऐसा लगेगा कुछ निकला, कुछ नहीं निकलेगा ना। इन्फाइनाइट में से 1 निकालोगे तो भी वो इन्फाइनाइट ही रहेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इन्फाइनाइट मतलब बहुत बड़ी 1 लाख करोड़ 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 वैल्यू और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो वो कुछ इस तरह की वैल्यू मिल गई, ऐसा तो है नहीं। इन्फाइनाइट इज़ अ बिगर नंबर, मतलब नॉट डिफाइंड नंबर, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो भी वो नॉट डिफाइन ही रहेगा, दैट इज इन्फाइनाइट। ओके, सो x माइनस वन की वैल्यू मुझे 1 से इन्फाइनाइट तक मिली। अंडर रूट लेना है तो दोनों साइड अंडर रूट ले लो। तो ये अंडर रूट लेने पे इसका आंसर हो गया वही, 0 का अंडर रूट 0, इन्फाइनाइट का आंसर इन्फाइनाइट, अंडर रूट इन्फाइनाइट। सो अंडर रूट ऑफ x माइनस वन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनाइट, और ये जो है वो f ऑफ x है। तो हमको फाइनली f ऑफ x की इस तरह से रेंज फाइंड करनी है, दैट इज व्हाट द रेंज, फाइनल रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हैंस रेंज क्या हो गई भाई, रेंज हो गई 0 से लेके इनफाइनाइट, ख़त्म, है ना, यही रेंज हो गई आपकी। अब फाइंड द डोमेन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। वैसे मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज डोमेन होगी R, है ना। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने मोड एक्स का ग्राफ बताया था, ऐसा ग्राफ था, है ना, मोड एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। और वहीं पे मैंने बता दिया था कि अगर मेरे पास ग्राफ में x की जगह समझ लो x माइनस वन लिख दिया हो तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर को 0 बना के जो वैल्यू मिले वो वैल्यू पे मुझे वही कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 के पास कॉर्नर बनाना है, बाकी ग्राफ तो एज इट इज़ है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, बस ये ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, है ना, 1 की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे 0 के पास कॉर्नर था और यहाँ पे 1 के पास कॉर्नर है। अगेन यू कैन सी यू विल फाइंड x, आप प्रोजेक्शन अगर x की तरफ खींचोगे मतलब डोमेन आपको मिल जाएगा R, है ना। तो कोई भी डोमेन हो सकता है, मतलब डोमेन इसका R है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसका डोमेन, और ग्राफ बनाओगे देन इट विल मेक डेफिनेटली गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। अगर आप ग्राफ बना के भी आप दिखा रहे हो एग्जाम में कि इसका डोमेन है R, दैट इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो अच्छी बात है। एंड रेंज भी ग्राफ बना के दिखा सकते हो, जैसे रेंज इसमें क्या आ गई भाई, रेंज क्या आ गई, तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना, ऊपर की ही वैल्यू आएगी हमेशा ही। आप देख सकते हो ये सभी का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। प्रोजेक्शन खींचोगे तो ये हमेशा ही वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन खींचोगे तो ईच एंड एवरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ईच एंड एवरी वाई कोऑर्डिनेट कैन बी कवर्ड, पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट कैन बी कवर, और 0 भी कवर हो जाएगा, है ना। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, है ना, ओरिजिन पे, तो 0 भी कवर हो जाएगा, तो यूनियन 0, है ना। x इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें तो आंसर क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0, x इक्वल टू 1 के पास आंसर 0 है, मतलब एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 पॉसिबल है, मतलब रेंज 0 पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, f इक्वल टू दिस वन x, कॉमा x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
स्लैश एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ये भी एक अगेन मैथड है फंक्शन को लिखने की, है ना। यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, इसका मीनिंग होता क्या है कि भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये जो है ना वो पॉइंट है, ये जो है वो क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट कैसे होता है बताए ना आपको, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, है ना। अगर आगे एक्स कोऑर्डिनेट हो तो उसका फंक्शन एक्स कोमा वाई था ना हमारे पास, एक्स कोमा वाई बिकम एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स। तो ये जो पीछे है ना, ये पीछे वो हमेशा ही एफ ऑफ एक्स होता है, बस ख़त्म। तो इस तरह से आप सोच के इसको पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस तरह की फॉर्मेट में लिख लो। अब फाइंड क्या करना है इसमें, रेंज हमको फाइंड करनी है, रेंज। अब मैंने क्या बताया था रेंज फाइंड करने के लिए, पहला कंसेप्ट कि अगर सोचो कि x सिंगल जगह पे है कि नहीं, वेरिएबल x मतलब वेरिएबल वाला टर्म सिंगल जगह पे है कि नहीं वो सोचो। अगर नहीं है, अगर x सिंगल वेरिएबल जो x जो है वेरिएबल है वो सिंगल जगह पे नहीं है, तो कोशिश करो, अगर कोशिश करोगे और हो जाता है सिंगल जगह पे देन इट इज़ गुड, नहीं हो रहा है तो दूसरी मेथड है हमारे पास, है ना। वैसे यहाँ पे कोशिश करने पे हो जाता है। देखो मैंने नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर बना दिया, कोशिश करने में यही कोशिश करनी चाहिए हमेशा ही, पहले डिनोमिनेटर को ऊपर सेट करो, यही पहली कोशिश होनी चाहिए आपकी हमेशा ही। जब भी मैंने बोलूँगा ना कोशिश करो डोमेन में सिंगल जगह पे x लाने की कोशिश करो, तो इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली ये रेशनल फंक्शन ही होंगे, और रेशनल फंक्शन में ऐसी ही कोशिश करनी है कि नीचे वाला जो भी है ना पार्ट वो ऊपर बन जाए एक बार। तो ऊपर +1 ऐड करने के बाद -1 कर देंगे, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो x स्क्वायर + 1 है जो नीचे था वही ऊपर आ गया, देखो उस तरह का पार्ट। तो अब यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूँ, बराबर। मैंने क्या किया, ये नीचे वाला जो x स्क्वायर + 1 है ना वो दोनों को सेपरेट कर लिया, किसको, दोनों को। ये पहले x स्क्वायर + 1 को सेपरेट कर दिया और ये 1 को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट करने के बाद तुरंत मुझे ये कैंसिल हो जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। सो फाइनली ये हो गया 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर + 1। नाउ यू कैन नोटिस ये x जो है वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो सिंगल जगह पे आ गया, देखा है ना। अब यहाँ से स्टार्ट कर लो, कैसे स्टार्ट करना है, तो एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ऐसा भी सोच सकते हो एक्स स्क्वायर इज बिलोंग्स टू 0 to इन्फाइनाइट। यही लैंग्वेज में हम आदत बना रहे तो यही लैंग्वेज में लिखे। ये दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है, आप ऐसे भी लिख के ये सब कुछ बना सकते हो और ये से भी लिख के सब कुछ बना सकते हो। बट हम जेडब्ल्यू में स्पेशली जब रेंज के क्वेश्चंस करवाएंगे ना, जब टफ डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन करवाएंगे, तब मैं यही आदत आपको डलवाऊंगा वहाँ पे, इसके ही रूल्स सिखाऊंगा, स्पेसिफिक रूल्स सिखाऊंगा किस तरह से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो अभी से वही आदत डाल रहे हैं अभी, है ना, वो यही आदत डाल रहे हैं जो हम इन फ्यूचर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में डालेंगे, वही आदत, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव, मतलब 0 से इन्फाइनाइट, उसमें 1 ऐड करने पे, तो दोनों साइड 1 ऐड करना है ना। तो यहाँ पे 0 में 1 ऐड करने पे 1, और इन्फाइनाइट में कुछ भी ऐड कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। फिर एक्स स्क्वायर + 1 बन जाएगा 1 से इन्फाइनाइट। अब ये जो छोटे मोटे रूल्स है ना, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स है, डिनोमिनेटर में लेके जाओ। तो एक्स स्क्वायर + 1 को नीचे 1 के नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाने पे क्या हो जाता है, समझ लो अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये समझ लो t है, तो 1/t क्या होगा, तो 1/t क्या होगा, ये y 1/y हो जाएगा, x 1/x हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो भी सिंबल है वो भी लेके जाएगा ना, यहाँ पे अगर क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट इस तरफ आगे चला जाएगा नीचे, और ये 1 इस तरफ पीछे चला जाएगा 1/1 होके। 1 के पास क्लोज ब्रैकेट है और इनफाइनाइट के पास ओपन ब्रैकेट है। अब 1/इन्फाइनाइट आपको पता है 0 होगा, है ना। 1/इन्फाइनाइट क्या होता है, वैसे एक्चुअल में ये 1/इन्फाइनाइट जैसी चीज़ें लिखना मत, आप तुरंत वहाँ पे ऐसे 0 लिख लेना, है ना। और यहाँ पे रीज़न में मैं अभी लिख रहा हूँ 1/इन्फाइनाइट = 0, आपको एग्ज़ाम में ये रीज़न भी लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना। ये 1/इन्फाइनाइट = 0 इस तरह की चीज़ें हम एक्चुअल में लिमिट वाले चैप्टर में लिखेंगे जहाँ पे टेंडिंग टू होता है तब। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिख सकते इन्फाइनाइट ऐसा डिनोमिनेटर में, है ना, लिखना मना है, डरना मना है,
है ना, ये तो डायलॉग जैसा हो गया। 1/x² + 1 बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। ये अगेन ये क्वांटिटी मिल गई मुझे, ये टोटल क्वांटिटी क्रिएट करनी है ताकि मुझे f(x) क्रिएट हो जाए, मेरा f(x) क्रिएट हो जाए। तो ये जैसे ये वाला बन गया, अब नेगेटिव मल्टीप्लाई करो ताकि ये बन जाए यहाँ से, है ना। तो नेगेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे मैंने क्या बताया था याद हो तो, जब भी किसी क्वांटिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ना, समझ लो ये अगेन t बिलोंग्स टू x से y है, तो नेगेटिव कब नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये y जो है वो आगे चला जाएगा, x से पीछे चला जाएगा, और नेगेटिव मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, है ना। और y के पास ओपन ब्रैकेट है, x के पास क्लोज ब्रैकेट है। वही चीज़ जो यहाँ पे रेसिप्रोकल में की थी, 1/, करने पे की थी, वही करनी है। वहाँ पे रेसिप्रोकल कर लिया था और यहाँ पे नेगेटिव कर लिया है। बस चीज़ें क्या की है, क्रॉस में भेज दी है, क्रॉस में। तो यहाँ पे एक्चुअल में 1/1 मतलब 1 होता है ना भाई, 1/1 मतलब क्या होता है 1। तो 1 को क्रॉस में भेज दिया मैंने पहले, और 0 को भी क्रॉस में भेज दिया। 1 को क्रॉस में भेज के माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और 0 को भी क्रॉस में भेज के माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 के पास क्लोज ब्रैकेट है और 0 के पास ओपन ब्रैकेट है, दैट्स सॉल्व, ख़त्म। अब फाइनली 1 ऐड करना है लास्ट में इसमें, है ना। तो 1 ऐड कर दो इसमें, तो 1 ऐड करने पे -1 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 0, और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारी जो रेंज है ना, ये जो हो, ये क्या बन गया f(x), है ना, ये बन गया f(x). तो फाइनली हमारी रेंज क्या हो गई भाई, हमारी फाइनली रेंज हो गई 0 से लेके 1। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन का। वैसे आप लोग को ऐसा लगा होगा कि सर ये तो थोड़ी लेंथी मेथड हो गई, यहाँ से फिर ये जगह पे गए, फिर यहाँ से ऐसे चेंज करते करते यहाँ पे गए। तो इसकी दूसरी मेथड भी है, तो वो अच्छी है, हमने दूसरी मेथड देखी है कहीं दूसरी जगह पे, स्कूल में वगैरह में, बराबर। तो दूसरी मेथड आप क्यों नहीं करवा रहे हो, तो मैं दूसरी मेथड इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ कि ये तो क्वेश्चन ईजी है, ये तो क्वेश्चन ईजी है, दूसरी मेथड सभी जगह नहीं लग जाएगी ना। ये वाले क्वेश्चन में दूसरी मेथड आपको दिखाई दे रही ना, वो लग गई, हर एक बार वो दूसरी मेथड नहीं लगेगी। ये मैंने इन जनरल मेथड दिखा दी कि अगर आपको इन जनरल कभी भी रेंज फाइंड करनी और सोचना हो तो कैसे सोचोगे। तो पहले ही पहला टॉपिक या फिर पहला स्टेप यही सोचना है, पहला स्टेप यही सोचना है कि बस एक वेरिएबल जो है ना वो एक सिंगल जगह पे आ जाए। अगर ये आ जाता है तो ये सब कुछ तो बस फुद्दू काम है, छोटा छोटा काम है। ये हमको ये कम्प्लीटली लिख लिख के जाना है। फिर वहाँ पे अगर जेडब्ल्यू वाले क्वेश्चन हो गए या फिर एमसीक्यू हो गए तो ये तो आप इतना ये सब कुछ बाजू बाजू में लिखते 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 फाइनली ये आंसर लिख दोगे, है ना। बहुत ही ईजी हो जाता है वो सब काम। ये तो आपको कम्प्लीटली लिख के दिखाना है, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ परफेक्टली दिखाई ऊपर से नीचे तक, है ना। और दूसरी जो मेथड है ना वो मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ अगेन कि वो मेथड में हर एक बार वो मेथड कम्प्लीटली लग जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे वो सेकंड मेथड थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ेगी। दैट्स वाई मैं ये प्रैक्टिस के लिए इन जनरल मेथड आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करना भाई, इसको फॉलो करना, भले ही वो सेकंड मेथड आपको थोड़ी इजी देखे फिलहाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये f एंड g फंक्शन दिया है, f + g, f - g, f/g। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का टॉपिक है, बहुत ही ईजी है। मेरे ख्याल से मैंने करवा दिया था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में, मैंने बता दिया था f एंड g का एडिशन कर लो, ख़त्म। ये एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन बहुत ही इजी दिए हैं, इजी लेवल के। यहाँ पे f एंड g दोनों R/R दे दिया है, मतलब f + g भी R/R ही होगा, है ना। ये आगे डोमेन का इंटरसेक्शन लेने पे दोनों के डोमेन R है, तो f + g का भी डोमेन R होगा, f - g का भी डोमेन R होगा, एंड f/g का भी डोमेन R होगा, R - 0 होगा, सॉरी, f/g का डोमेन क्या होगा भाई, R - 0, है ना, क्योंकि हम g की जगह पे 0 नहीं ले सकते ना, g एज एन 0। तो अगर बाई चांस g ऑफ x में अगर x = 0 ले लिया तो f/g डिफाइन नहीं होगा, है ना। सो वैसे R - 0 नहीं, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे f(x/g) बनाओगे तब बनेगा वो x + 1/2x - 3। तो ये डिनोमिनेटर 0 कब होता है, x = 3/2 पे, तो एक्चुअल में R - 3/2 ये डोमेन होगा, ठीक है, टेंड्स टू R, ठीक है।
तो ये बस इतना लिख के बस एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स एफ माइनस जी एंड एफ प्लस जी इतना लिख लेना, ये हो जाएगा, है ना। ये तो होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, चलो ठीक है। कल मैं सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा साथ में, तो अगर दिक्कत हो रही है तो कल सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 मैंने एक जो थोड़ा थिएटिकल एग्जाम्पल सिखाया था मिसलेनियस में, वही है, उसके जैसा ही है, बस खुद से कोशिश करो, हो जाएगा आराम से, ट्राई करो। नहीं हो रहा है तो मैं डेफिनेटली कल सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। एंड क्वेश्चन 10 भी इजी है। तो ये 4 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको खुद से सॉल्व करने हैं, कोशिश करनी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, है ना। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वी विल सॉल्व डेफिनेटली ऑल दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना। मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा सबका, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।